नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित कर दिया। पंजाब के सीएम मान ने केजरीवाल के समर्थन में दिया बयान। कहा कि कल से पूरा देश गुस्से में है और बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने निजी कंपनियों का उपयोग किया है। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन घोषित कर दिया गया। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया। अदालत की लखनऊ शाखा ने अंशुमान सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर कानून को अधिकारित घोषित कर दिया गया। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मदरसों के सिलसिले में अभी मंजर-ए-आम पर आया है और हम ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें यह हक़ और इख्तियार दिया है कि हम अपने इदारे कायम करें, अपने तालीमी इदारों को कायम करें ताकि वहाँ से मुसलमान तालीम हासिल कर सकें। जाहिर सी बात है कि मदरसा बोर्ड भी हमारी सरकार का एक अंग है और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को सरकार गवर्न करती है और ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर सिर्फ मजहबी तालीम दी जाती है। वहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम के साथ साथ कंप्यूटर की तालीम होती है, साइंस की तालीम होती है, हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है। और अब तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत बहुत से मदारिस ऐसे हैं कि जिनमें बाकायदा स्मार्ट क्लास का भी निफाज किया गया है। तो मुझे लगता है कि इस फैसले को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है और इस फैसले को यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी ज़रूरत है ताकि मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं उनको दूर किया जा सके। याचिका में उल्लेख किया गया है कि मदरसा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और 14 वर्ष की आयु तक गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में विफल रहता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा कुछ दिनों के बाद आता है जहां अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का उद्देश्य मदरसा बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान देखने का है। यह मदरसा अधिनियम 2004 को खत्म कर देता है, जो वर्ष 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना था। यह ऐसा कानून है जिससे प्रदेश के मदरसों का संचालन होता है। मानक पूरा करने वाले मदरसों को मदरसा बोर्ड मान्यता देता है और बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता है। लखनऊ पीठ के फैसले की जानकारी हुई है। आज कोर्ट का फैसला आया है और 2004 के एक्ट को असंवैधानिक बताया गया है। फैसले से आश्चर्य हुआ है और इसकी समीक्षा की जाएगी। फैसला बड़ा है और तमाम सरकार के लोग इस पर बैठेंगे। सरकार ने एक्ट बनाया है 2004 में, 20 साल बाद
उस एक्ट के बारे में फैसला आया है कि असंवैधानिक है, इसकी समीक्षा की जाएगी। सरकार के तमाम पार्ट होते हैं, हम सब भी एक पार्ट हैं, इसको बैठ के समझा जाएगा। हाँ, इस बात का अफसोस ज़रूर है कि हमारे वकील साथियों ने शायद इस बात को कोर्ट को ठीक से नहीं समझा सके कि सरकारी ग्रांट जो मिलती है वो मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है। जो सरकारी ग्रांट मिलती है वो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं, ओरिएंटल लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए मिलती है। इसके लिए अरबी फ़ारसी बोर्ड भी बना, संस्कृत बोर्ड भी बना। अब संस्कृत बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, अरबी फ़ारसी बोर्ड भी अपना काम कर रहा है। अब अरबी और फ़ारसी में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुरान और हदीस की चीज़ें भी आएंगी। अगर संस्कृत बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वेद, पुराण या गीता ही पढ़ाई जा रही होगी। तो ये कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रांट नहीं मिलता। सरकार ने एक्ट बनाया अरबी, फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं के तरक्की के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको आला मुकाम अता करने के लिए सरकार ग्रांट देती है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास थोड़ा कमज़ोर हुआ कि हमने कहीं समझाने में हमारी चूक हुई है। आने वाले दिनों में इसको समीक्षा करके इस पर जो भी फैसला सरकार लेगी, सरकार से जवाब मांगा गया है। सरकार बड़े अच्छे से कोर्ट में अपनी चीज़ों को रखी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम समझाने में असमर्थ रहे या नहीं बता सके। फिर भी न्यायालय का सम्मान करना हमारे नागरिक का कर्तव्य है। हम सम्मान करते हुए आगे की रणनीति करेंगे और मदरसों की बेहतरी के लिए जो बन सकेगा वो करने का काम करेंगे। मैं चेयरमैन होने के नाते मदरसा से जुड़े लोगों से भी अपील करता हूँ कि शांति से अपनी बातों को रखेंगे। आने वाले दिनों में जो भी सरकार फैसला लेगी उसमें सहयोग करेंगे और मदरसों की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम ऐसे ही करते रहेंगे। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम किरदार रहा है और बड़े अफसोस की बात है आज जब ये सुनने को मिला कि माननीय उच्च न्यायालय के ज़रिए से मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ऐसा कानून बनाए जिससे मदरसा बोर्ड को पुनः फिर से ज़िंदा किया जा सके, इसलिए कि इससे बहुत लोगों की, हज़ारों लोगों की रोटी रोज़ी वाबस्ता है। लिहाजा वो घर जो मदरसा बोर्ड की वजह से चल रहे हैं उन घर की रोटी रोज़ी बिल्कुल बंद हो गई है। लिहाजा मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर वो पुनः विचार करके उसको फिर से जिंदा। पंजाब के सीएम और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कहा है कि कल से पूरा देश गुस्से में है और बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी है, इसलिए वो सरकार नहीं चलने दे रही हैं और पंजाब में उनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए राज्यपाल हस्तक्षेप करेंगे। पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार नहीं बनी, इसलिए वे चाहते हैं कि राज्यपाल शासन करें। BR अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। पूरे देश में ये रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। ये नहीं चाहते। अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, LG की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। और मेरे दोस्तों 140 करोड़ लोगों को कहता हूं, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ED, CBI, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। ये क्या समझ रखा है? रंगों के त्योहार होली लखनऊ में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली खेलने के दौरान लोगों ने कहा कि वे इस बार होली खास तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले प्री होली का बेहतर आयोजन किया गया है, जिसमें वे सब मिलकर होली खेल रहे हैं। छोटे बड़े सभी मिलकर होली मना रहे हैं और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ होली खेलने का मौका मिला है।
होली इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर होली का सेलिब्रेशन हो रहा है। काफी तादाद में लोग यहाँ पर होली खेलने, युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार होली का पर्व मनाने के लिए यहाँ पर लोगों के अंदर काफी जोश दिख रहा है। किस तरीके से लोग देख सकते हैं डांस कर रहे हैं। देख सकते हैं युवा है उनमें कितना उत्साह दिख रहा है। ये होली का त्यौहार है, काफी जोश से मनाया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से लोहिया पार्क में बड़ी तादाद में लोग। भाई क्या कहना चाहिए होली का होली से? बहुत बढ़िया से सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ। जाना में कहाँ से हैं? हम अयोध्या से आए हैं। मैं हमारा नाम होली खेलने? हाँ, और होली के खास यहाँ पे आए लखनऊ होली खेलने के लिए। ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसीलिए भी यहाँ पे आए हैं बाहर। बस नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। होली बहुत मजा है। कहाँ से कहाँ से आई? कहाँ से? ऐसा लगा बहुत अच्छा। देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में उत्साह है। लगातार इस तरीके से होली का जो वो का त्योहार है वो काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वीडियो रंजीत के साथ बिहार पांडे और वीटीवी लखनऊ। होली को लेकर सभी रेलवे और बस स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी के आदेश के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने होली पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जीआरपी एसएसपी प्रशांत वर्मा ने टीम के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया है। एसीपी विकास पांडे, इंस्पेक्टर संजय खरवार समेत डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड मौजूद रही। परिसर से लेकर ट्रेनों तक यात्रियों की जांच की गई है। कई लोगों ने संदिग्धों के बारे में पूछताछ की गई। कोई भी संदिग्ध वस्तु पाई जाने पर पुलिस को सूचना देने की अपील लोगों से की है। होली और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार एसपीजीआरपी चेकिंग कर रहे हैं। अभी चारबाग पे मौजूद हैं सर। होली से ठीक पहले आप चेकिंग अभियान चला रहे हैं, साथ में आपके डॉग स्क्वाड की भी टीमें हैं, बीडीडीएस मशीनें भी हैं। किस तरीके का अभियान है और क्या विशेष है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व होली एवं अन्य कई पर्व भी आने हैं और इसके मद्देनज़र भारी संख्या में जो यात्री हैं वो इस समय रेलवे स्टेशन पर हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए लगातार सतर्कता रखी जा रही है, जिसमें औचक निरीक्षण, चेकिंग करना, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या वेटिंग एरिया हो या फिर सर्कुलेटिंग एरिया है या पार्किंग एरिया या ट्रेनें हो, तो लगातार इन सब की चेकिंग की जा रही है। ये अभियान सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर, छोटे रेलवे स्टेशनों पर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक ना हो। एक बड़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है रेलवे स्टेशन, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी रेलवे स्टेशन की होती है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव से पहले भी इसका माना जाए कि ये होली और चुनाव का ये? देखिए, निश्चित रूप से ये चूँकि हमारा होली पर्व भी है और आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, ऐसे में जो भारी भीड़ है इसको सुरक्षित रखना हमारा सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। तो इस दायित्व के लिए लगातार हम लोग जो औचक निरीक्षण है, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु है या व्यक्ति है तो उसको लगातार हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज क्या किसी तरीके की संदिग्ध चीज़ें या कोई संदिग्ध प्रवृत्ति का कुछ नहीं? आज जो है लगभग हम लोगों ने पूरा स्टेशन को चेकिंग किया, इसमें कोई भी ऐसी वस्तु संदिग्ध नहीं मिली, लेकिन फिर भी लगातार हम लोग इस पर नज़र रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। चुनाव में भी काफ़ी कम समय बचा हो, तो क्या कुछ अलग तरीके के चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं यहाँ पे जीआरपी पुलिस के लिए या रेलवे स्टेशन? उसमें जो चुनाव संबंधी दिशा निर्देश जो भी चुनाव आयोग एवं उच्चाधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं उसका 100% पालन किया जाता है। तो एसपीजीआरपी प्रशांत जी थे। ये साफ तौर से आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, चारबाग का इलाका है। चारबाग में अभी चेकिंग अभियान चल रहा है और इसके साथ ही साथ लखनऊ के जो तमाम रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी ये चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि महज 2 दिन बचा हुआ है होली, और होली का एक बड़ा पर्व होता है जिसमें लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और ख़ास तौर से ये भीड़ देखी जाती है रेलवे स्टेशनों पर। इसीलिए कहीं ना कहीं जीआरपी ने होली से पहले और चुनाव से पहले अपनी कमर कस ली और आज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर अस्रार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बिलासपुर के एसपी राजनेश सिंह ने घोषणा की कि एक युवक को गिरफ्तार किया गया है
जिसने 2021 से लेकर अब तक जटिल निवेश योजनाओं के माध्यम से लाखों का धोखाधड़ी किया, जिसकी राशि लगभग 45 से 40 करोड़ रुपए है। यह धोखाधड़ी मामला सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन द्वारा जांच किया जा रहा है, जिसमें आरोपी को भ्रम में साई कृष्णा इन्वेस्टमेंट के नाम पर काम करने का आरोप है। एक शेयर बाजार दलाल के रूप में दावा करते हुए आरोपी व्यक्तियों को उच्च लाभ के वादों के साथ निवेश करने के लिए राजी कर लेता था। उसने नकली संदेशों के माध्यम से विश्वास बनाए रखा और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए यात्रा पैकेज भी प्रदान किए। जांच में पता चला कि आरोपी को सही पंजीकरण की कमी है और केवल गुमास्ता लाइसेंस के साथ काम कर रहा है। आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467 और 468 और 471 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बिधुना तहसील क्षेत्र के ग्राम वासियों के वर्ष 2011 में सड़क बनी थी और उसके बाद से सड़क जर्जर होते होते गायब हो गई, जिसके लिए कई बार ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने उच्च अधिकारियों से मामले की शिकायत की, लेकिन न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही सड़क बनी। ग्राम प्रधान पुसौली ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2011 में सड़क बनी थी और वर्ष 2013 में उखड़ी सड़क पर लिपा पोती की गई, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक सड़क का कोई काम नहीं हुआ। सड़क पर गड्ढों के कारण आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उखड़ी जर्जर सड़क पर बारिश के मौसम में निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के अनुसार चुनाव का समय आते ही नेता और प्रत्याशी गांव आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद दोबारा उनके दर्शन दुर्लभ ही हो जाते हैं। ऐसे हालातों में ग्रामीणों ने किया लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार। रोड नहीं तो वोट नहीं, वही करो। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। आर्यन कहाँ रहते हो? कुशौली। अभी आप स्कूल आए हैं, ये रोड कैसी है आपकी? गड्ढा गुड्ढी फिर कैसे निकलते हैं? नारे निकलते हैं। अच्छा, बारिश होती तब तो बहुत दिक्कत होती है। हाँ, सन भी जाते हैं। आप यहाँ प्रधान हैं? हाँ, यहाँ ग्राम प्रधान है। आप लोगों के द्वारा जो है वोट बहिष्कार को लिख के बैनर लगाएंगे, क्या मांग है, किस तरीके से? बहिष्कार इस वजह से हमारी सड़क 2011 में बनाई गई थी, उसके बाद 2013 में इसकी लीपापोती की गई, काम तो नहीं कराया गया, और 2013 के बाद अभी तक इस सड़क पर किसी तरह का कोई काम नहीं कराया गया। अब इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि हम लोगों ने मिट्टी डाल के और उसके बाद रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन बारिश में वो धुल जाते, गड्ढे बहुत गहरे, बच्चे गिर जाते, मरीज अगर जाए तो रास्ता में आधा तो वो वैसे ही मर जाता है। किसी की डिलीवरी होने को तो इतनी बड़ी समस्या है कि एम्बुलेंस आना मुश्किल है, कोई सामान लाना, ई रिक्शा, कोई अदर गाड़ी वाला यहाँ गांव में आने के लिए तैयार नहीं है। और बरसात के दिनों में तो हम लोग बाजार जाना मुश्किल हो गया है और बहुत ज़्यादा समस्या। बच्चे पुलिस ने जब्त किए 3 कट्टा, एक रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस सजग कोरबा के तहत की गई कार्यवाही। साइबर सेल कोरबा और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई 3 आरोपियों से 3 कट्टा और 1 रिवॉल्वर सहित 2 कारतूस किया बरामद। आरोपी रुपेश गिरी जगीर चांपा से, नरेंद्र कुमार चौहान कोरबा और कोमल पटेल पुरानी बस्ती कोरबा से किया गया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक के द्वारा घंटाघर ऑडिटोरियम के पास अवैध रूप से रखे कट्टे को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश की जा रही है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारियों ने घेराबंदी कर
उक्त युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा पकड़े गए, क्या पूरा मामला था? देखिए, कोरबा पुलिस के द्वारा सीएसपी दर्री के नेतृत्व में साइबर सेल की पूरी टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई है। इसके अंदर 3 आरोपियों के कब्जे से 3 नग देसी कट्टे, 1 रिवॉल्वर और 2 नग कारतूस पुलिस ने जब्त किया है। इन सभी लोगों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्र के विभिन्न थानों के अंदर इसके अंदर अपराध दर्ज है। गुंडे, बदमाश और असामाजिक तत्वों के खिलाफ ये जो अभियान है ये भविष्य में भी जारी रहेगा। पूछताछ में इन्होंने कुछ बताया सकती चर्चा करते हुए जिले में लाने का रीजन कुछ बताया? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो 2 कट्टे थे ये रूपेश गिरी गोस्वामी और नरेंद्र कुमार चौहान से बरामद किए गए थे। इनके खिलाफ कल कार्रवाई कर दी गई थी और आज फॉलो अप एक्शन जो हमें अन्य लीड्स मिली थी इस केस के अंदर, उसके अंदर हमें कोमल पटेल नामक एक व्यक्ति से 1 कट्टा और 1 रिवॉल्वर हमने बरामद करी है। इसके साथ 2 कारतूस, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो ये अभी तक हमारे पास अपडेट है। हमारी विवेचना और हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है। लोकसभा चुनाव और आगामी होली पर्व को लेकर मुरादाबाद पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चारों तरफ से घेराबंदी कर सिविल लाइन क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में की गई छापेमारी। आइए देखते हैं इसका वीडियो। कारोबार में संलिप्त है, उनकी सभी अर्जित की है, उन सबकी कुर्की की जाएगी। बोल तो रहा है इसमें क्या तो है और सुबह है हमारे साथ जांच डीजल लाओ इसमें डीजल आओ भैया डीजल आगे फुट गया। हाँ देख ले मैंने बड़ा है ये सारा यहीं तक है ना। दुर्ग जी पीछे हो जाओ, वो वीडियो बना लेना। देखिए, आज थाना सिविल लाइन के अंतर्गत पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में और एसपी सिटी और एससीओ सिविल लाइन, सीओ अन्य सभी थाना प्रभारी और बाकी चौकी इंचार्ज और उनके साथ में तो आदर्श कॉलोनी जो कि बातू ट्राइब से यहाँ पर रहती है और यहाँ पे अक्सर ये सूचना मिलती है कि वहाँ पे इलीगल शराब बनाई जाती है। और सभी को जानकारी है कि अभी होली का जो त्यौहार है होली निकट रूप में है और चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसी को देखकर आज हम सब लोगों ने यहाँ पे पूरी फोर्स के साथ में करीब 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनके साथ में पूरे एक घर की चेकिंग करी है और वहाँ से कुछ लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और उनके पास से कुछ इलीगल सामान है, जैसे ड्रग्स का कुछ सामान मिला है। कई जगह उनके यहाँ पे घरों में जो देसी शराब बनाने की जो भट्टियाँ हैं वो मिली है, उनको नष्ट किया गया था शराब बरामद की है। तो इस तरीके से आज एक बड़ी कार्रवाई वहाँ पे की गई थी और पूरी जो कॉलोनी है इसमें लगातार पहले भी की जाती रही, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं और इसको लेकर आज पूरा चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए और सभी जगह इसकी वो किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी, क्योंकि कहीं पे भी इलीगल शराब है उसकी बिक्री पूर्णतया इसमें बंद की जानी है। तो इस तरह के लोग जिस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है उन सबके खिलाफ में जो मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा, साथ ही साथ उनके खिलाफ में गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई होगी और उनकी जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो भी आगे में लाई जाएगी। इस तरीके से ये जो कार्रवाई है ये आगामी जो त्यौहार और चुनाव है उनके नजर आ सकती है। देखिए, आज करीब हजारों लीटर जो लैंड थी वो नष्ट की गई है और कई लीटर वहाँ पे शराब भी बरामद हुई है। इसके अलावा उस एरिया में कुछ लोग ड्रग्स बेचने का भी काम करते हैं, तो एक महिला है उसको मौके से ही अरेस्ट किया गया था। बाकी लोग हैं उनको हिरासत में लेके उनकी भी तलाशी दी गई थी, जिसमें कुछ लोगों के पास में ड्रग्स मिले हैं, उनको
खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा थाना सिविल लाइन में, उसको जेल भेजा। क्योंकि होली का तो हाथ चल पड़ा, ऐसे में चुनाव क्या देखिए, सभी जगह जनपद में अभी माननीय निर्वाचन आयोग के द्वारा हम लोगों को 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज में मिल गया है। इसके अलावा डीजीपी महोदय के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार हमारे जो त्यौहार है, आगामी त्यौहार है, चुनाव है, इसकी समीक्षा की जा रही है। और हम लोगों ने पूरे जनपद में सभी थाना क्षेत्रों में सभी थाना क्षेत्रों में सब जगह फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से, रूट मार्च उसके माध्यम से बाकी जो अपराधी है, चाहे वो ST सीटर हो, चाहे वो पुराने 5 साल अपराधी हो, इन सब का सत्यापन भी किया जा रहा है, वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। उनके शस्त्र नस्त्र की कार्रवाइयाँ, उनके जो आर्म्स लाइसेंस है उनको जमा कराने की कार्रवाई है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ और जो तमाम 116 और जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ वो की जा रही है। और पूर्णतः ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आगामी त्यौहार है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, और साथ ही साथ जो चुनाव है वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए हम सब लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार बूथ का भ्रमण हो, चाहे वो पोलिंग सेंटर्स का भ्रमण हो, इसके अलावा जो मजरे हैं उनमें उनका भ्रमण हो, और जो ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन सबके खिलाफ प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं वो लगातार की जा रही है और आगे भी लगातार जारी रहेगी। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा सरकार ने निजी कंपनियों का उपयोग किया था। उन्होंने बताया कि इस घोटाले में 4 तरीके थे। उनके अनुसार पहला तरीका लेन देन का था, चंदा दो धंधा लो। दूसरा तरीका टेकी लो घूसे दो, पोस्टपेड आधार पर काम करता था, जहां पहले एक ठेका प्राप्त किया जाता था, फिर रिश्वत दी जाती थी। तीसरा तरीका पोस्ट रेड गतिविधियों को शामिल करता था, जहां कंपनियों ने ईडी या सीबीआई की निगरानी से बचने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदने का सहारा लिया। आखिरकार चौथा तरीका खोल कंपनियों का उपयोग करना था। तो निजी निवेश को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, पर यह निजी निवेश नहीं है। निजी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। तो हमारा निशाना कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, हमारा निशाना सीधा बीजेपी सरकार है, सीधा प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जिन्होंने ये इलेक्ट्रल बॉन्ड को सोचा, अंतिम रूप दिया और इसकी घोषणा की। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो घूस दो। ये पोस्टपेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्टपेड हो गया। तीसरा रास्ता है। अभी तक के लिए इतना ही, और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।